नमस्कार। ये साल 2018 की बात है। अगस्त का आखिरी दिन था। वो मुंबई में बारिश का मौसम था। सड़कें भीगी हुई थीं, हवा में नमी थी, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री का पारा उस दिन चढ़ा हुआ था। मुंबई के एक बोर्डरूम में दो पुराने टेलीकॉम नाम एक नई कंपनी की शक्ल ले रहे थे, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर। कागजों पर यह एक मर्जर था, लेकिन असल में यह सर्वाइवल की बैठक थी, क्योंकि बाहर मार्केट में जियो का तूफान चल रहा था। फ्री वॉइस, सस्ता डेटा, एग्रेसिव नेटवर्क, टेलीकॉम की मानिए पूरी जमीन हिल चुकी थी। जो कंपनीज कभी इनकमिंग कॉल पर पैसा कमाती थीं, वे अब फ्री वॉइस के दौर में सांस बचाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ एयरटेल था, बैलेंस शीट मजबूत, एग्जीक्यूशन तेज, प्रीमियम कस्टमर का बेस। दूसरी तरफ जियो था, न्यू मनी, न्यू नेटवर्क, न्यू अग्रेशन, और बीच में कहीं खड़ी थी वोडाफोन और आइडिया। दोनों के पास कस्टमर्स थे, ब्रांड था, स्पेक्ट्रम था, हिस्ट्री थी, लेकिन हिस्ट्री से बिल नहीं चुकाए जाते। नेटवर्क में पैसा चाहिए था, स्पेक्ट्रम का पैसा चाहिए था, डेट चुकाना था, कस्टमर्स बचाने थे, और जियो की प्राइस वॉर ने पूरी इंडस्ट्री का ऑक्सीजन लेवल गिरा दिया था। यानी मर्जर कोई उत्सव नहीं था, ये दो घायल खिलाड़ियों की एक साथ खड़े रहने की कोशिश थी। वोडाफोन के पास अर्बन मेमोरी थी, आइडिया के पास मास कनेक्ट था। हज का वो पग अभी भी लोगों की याद में था, आइडिया का व्हाट एन आइडिया सर्जी भी लोगों के दिमाग में था। लेकिन टेलीकॉम में यादें रिचार्ज नहीं कराती। कस्टमर सिग्नल देखता है, स्पीड देखता है, प्राइस देखता है, और फिर सिम बदल देता है। 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनी। उस समय वोडाफोन और आइडिया दोनों ब्रांड्स चलते रहे। वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ब्रांड बाद में 2020 में लॉन्च हुआ। मर्जर के बाद यह भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी। 408 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर। कागज पर कंपनी बहुत बड़ी थी, लेकिन टेलीकॉम में साइज और स्ट्रेंथ एक चीज नहीं होते। जैसे कई बार बड़ा शरीर भी आईसीयू में होता है। वोडाफोन आइडिया की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मर्जर ने कस्टमर तो जोड़े ही, लेकिन प्रॉब्लम्स भी जोड़ दी। दो नेटवर्क, दो सिस्टम्स, दो कल्चर, दो डेड पाइल्स, और ऊपर से जियो एयरटेल की रेस। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में वोडाफोन आइडिया की कहानी को स्टॉक टिप की तरह नहीं, टेलीकॉम हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी की तरह समझते हैं। हज के पग से लेकर आइडिया सर्जी तक, जियो के तूफान से लेकर एजीआर के पत्थर तक, गवर्नमेंट इक्विटी से लेकर इंडस टावर ड्यूज तक, बिरला की वापसी से लेकर ब्रोकरेजेस की उम्मीद तक, और 52 वीक हाई से लेकर फ्यूचर के रिस्क तक। आज सवाल यह नहीं है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर क्यों चढ़ा, सवाल यह है क्या भारत के टेलीकॉम मार्केट में तीसरा खिलाड़ी सचमुच वापस आ सकता है, या सिर्फ ये उम्मीद की रैली है। पहला मोड़, जियो ने कैसे खेल बदला, इसको समझते हैं। जियो ने सिर्फ सस्ता डेटा नहीं दिया, जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल को बदल दिया। पहले टेलीकॉम कंपनियां कस्टमर से वॉइस कॉल पर पैसा कमाती थी, एसएमएस पर पैसा कमाती थी, रोमिंग पर पैसा कमाती थी, डेटा प्रीमियम प्रोडक्ट था। फिर जियो आया, वॉइस प्रैक्टिकली फ्री हो गई, डेटा मास का प्रोडक्ट बन गया। कस्टमर एक्विजिशन की स्पीड ऐसी थी कि पुराने प्लेयर्स को संभलने का समय ही नहीं मिला। टेलीकॉम बिजनेस अचानक कैपिटल हैवी युद्ध बन गया। जिसके पास पैसा था, नेटवर्क था, पेशेंस था, वह टिक सकता था। जिसके पास कमजोर बैलेंस शीट थी, वो टूटने लगा। यहीं वोडाफोन और आइडिया की मजबूरी शुरू हुई। दोनों ने समझा कि अकेले लड़ना मुश्किल है, एक साथ आओ, स्केल बनाओ, कॉस्ट बचाओ, स्पेक्ट्रम को कंबाइन करो, कस्टमर बचाओ। लेकिन टेलीकॉम में मर्जर का मतलब सिर्फ दो कंपनीज का नाम जोड़ना नहीं होता, नेटवर्क इंटीग्रेट करना होता है, बिलिंग सिस्टम को जोड़ना होता है, कस्टमर सर्विसेज संभालनी होती हैं, स्पेक्ट्रम ऑप्टिमाइज करना होता है, टावर कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने होते हैं, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, और ये सब तब करना होता है जब सामने जियो और एयरटेल पूरी स्पीड से भाग रहे हों। यानी वोडाफोन आइडिया ने मर्जर तो किया, लेकिन मार्केट ने रिकवरी का टाइम नहीं दिया। अब दूसरा मोड़, एजीआर का पत्थर।
एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सरल भाषा में समझिए, टेलीकॉम कंपनी सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेस के चार्जेस देती हैं। ये चार्ज रेवेन्यू के आधार पर लगता है। विवाद ये था रेवेन्यू में क्या क्या गिना जाए। कंपनीज कहती थी सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस की कमाई गिनिए, सरकार कहती थी दूसरी इनकम भी जोड़िए। मामला कई साल अदालत में चला। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया और वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ आ गिरा। एजीआर वोडाफोन आइडिया के लिए सिर्फ लीगल केस नहीं था, यह सर्वाइवल केस था। कंपनी पहले से कर्ज में थी, कंपटीशन तेज था, कस्टमर जा रहे थे, नेटवर्क पर पैसा लगाना था और उसी समय एजीआर ड्यूज का पहाड़ सामने खड़ा था। मार्केट को लगा वोडाफोन आइडिया अब शायद नहीं बचेगी। 2021 में कुमार मंगलम बिरला ने चेयरमैन पद छोड़ा। यह सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं था, मार्केट ने इसे सिग्नल की तरह पढ़ा। प्रमोटर भी दबाव में है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में उस दिन एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया गिरती तो भारत का टेलीकॉम मार्केट प्रैक्टिकली दो बड़े प्लेयर्स के हाथ में सिमट सकता था, जियो और एयरटेल। और सरकार जानती थी टेलीकॉम सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मोबाइल नेटवर्क सड़क जैसा है, बिजली जैसा है, बैंकिंग जैसा है, पब्लिक यूटिलिटी जैसा है। यूपीआई चलाना हो, ओटीपी लेना हो, ऑनलाइन क्लासेस करनी हो, डिलीवरी ट्रैक करनी हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हो, न्यूज़ देखनी हो, सब नेटवर्क पर चलता है। और अगर मार्केट में सिर्फ दो प्लेयर बचे तो कंपटीशन, टैरिफ, कस्टमर चॉइस और नेटवर्क पर सवाल उठेंगे। यहीं से सरकार की भूमिका शुरू हुई। सरकार क्रेडिटर थी, फिर शेयर होल्डर बनी। स्पेक्ट्रम ड्यूज और इंटरेस्ट ड्यूज के बदले इक्विटी कन्वर्जन हुआ। 2023 में सरकार कंपनी में बड़ी शेयर होल्डर बनी। 2025 में स्पेक्ट्रम ड्यूज का और हिस्सा इक्विटी में कन्वर्ट हुआ। गवर्नमेंट स्टेक करीब 48.99% तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ी मिसाल थी। सरकार ने कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी नहीं ली, प्रमोटर्स ऑपरेशनल कंट्रोल में रहे, लेकिन संदेश साफ था, तीसरे टेलीकॉम प्लेयर को मरने नहीं देना है। यहीं वोडाफोन आइडिया ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट स्टोरी से पॉलिसी स्टोरी बन जाती है। ये कंपनी अब सिर्फ प्रमोटर्स की नहीं रही, ये गवर्नमेंट, बैंक्स, वेंडर्स, टावर कंपनीज, सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर्स सबकी शेयर्ड चिंता बन गई। वोडाफोन आइडिया अब एक स्टॉक नहीं है, ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर का स्ट्रेस टेस्ट है। अब बात तीसरे मोड़ की। एजीआर रिलीफ आया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 2026 में एजीआर ड्यूज रीअसेसमेंट से वोडाफोन आइडिया को राहत मिली। आउटस्टैंडिंग एजीआर ड्यूज करीब 87,695 करोड़ रुपए से घटकर करीब 64,046 करोड़ रुपए हो गए। पेमेंट शेड्यूल भी बहुत आगे फैल गया। वित्त वर्ष 2032 से 2035 तक सालाना 100 करोड़ रुपए का पेमेंट और वित्त वर्ष 2036 से 2041 तक के बीच बाकी ड्यूज 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। अब इसे आसान भाषा में समझिए। किसी आदमी पर बड़ा लोन है, बैंक कहता है ठीक है अभी मत दीजिए, कुछ साल बाद धीरे धीरे दीजिए। लोन खत्म नहीं हुआ, लेकिन आदमी को सांस मिल गई। वोडाफोन आइडिया को यही सांस मिली। टेलीकॉम में सांस मिलना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि सांस मिले तो नेटवर्क कैपेक्स हो सकता है, कैपेक्स हो तो कस्टमर बच सकते हैं, कस्टमर बचे तो रेवेन्यू टिक सकता है, रेवेन्यू टिके तो बैंक भरोसा कर सकते हैं और बैंक भरोसा करें तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यही सर्वाइवल साइकिल है। लेकिन इसे टर्न अराउंड मत समझिए। रिलीफ और रिवाइवल में फर्क होता है। रिलीफ बाहर से मिलता है, रिवाइवल अंदर से बनता है। अब चौथा मोड़ जो है डेट की पिक्चर। वोडाफोन आइडिया की समस्या सिर्फ रेवेन्यू या सब्सक्राइबर की नहीं है, समस्या बैलेंस शीट की है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी पर बैंक का कुल 726 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले साल ये 2326 करोड़ था। ये सुनकर लगेगा कि डेट कम हो गया, लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। दिसंबर 2025 में कंपनी ने 3300 करोड़ एनसीडी के जरिए जुटाए। कैश और बैंक बैलेंस 31 मार्च 2026 तक 3,715 करोड़ रुपए था। यानी बैंक डेट हेडलाइन में छोटा दिख सकता है, लेकिन असली बोझ गवर्नमेंट ड्यूज, स्पेक्ट्रम पेमेंट, एजीआर के ऑब्लिगेशन, वेंडर के कॉन्फिडेंस और फ्यूचर कैपेक्स फंडिंग का है। एजीआर ड्यूज रीअसेसमेंट के बाद 87,695 करोड़ रुपए से घटकर 64,046 करोड़ हुआ। अकाउंटिंग में फ्यूचर एजीआर पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 24,880 करोड़ रुपए रिकॉग्नाइज की गई। यही वजह है कि Q4 में बड़ा वन टाइम गेन दिखा है। सरल भाषा में बैंक लोन छोटा है, लेकिन सरकारी ड्यूज और नेटवर्क इन्वेस्टमेंट की जरूरत
बहुत बड़ी है। यही वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट की असली चिंता है। अब पांचवा मोड़, करंट नंबर्स असल में क्या बताते हैं। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में वोडाफोन आइडिया ने कुल 51,970 रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया। पहली नजर में ये चौंकाने वाला नंबर है, लेकिन यहाँ ठहरिए, ये कोई ऑपरेशनल मिरेकल नहीं था। ये प्रॉफिट मुख्य रूप से वन टाइम अकाउंटिंग गेन की वजह से आया था। एजीआर का रीअसेसमेंट और फ्यूचर एजीआर पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू की जो रिकॉग्निशन थी, जो पहचान की गई, वो इस वजह से दिखा। यानी हेडलाइन प्रॉफिट देखकर ये मान लेना गलत होगा कि कंपनी अचानक बहुत प्रॉफिटेबल हो गई। बिजनेस की असली रीडिंग ऑपरेटिंग नंबर से होगी। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू करीब 11,332 करोड़ रुपए रहा। ईयर ऑन ईयर ये करीब 3% बढ़ा। इबिटा करीब 4,889 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2026 का एनुअल रेवेन्यू करीब 44,873 करोड़ रुपए रहा। एनुअल इबिटा कितना था? 19,003 करोड़ रुपए। आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर Q4 में 190 रुपए तक पहुंचा। पिछले साल Q4 में ये 175 रुपए था। ये पॉजिटिव है क्योंकि टेलीकॉम में आरपू ऑक्सीजन है। कस्टमर से एवरेज कमाई बढ़ेगी तभी नेटवर्क इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बनेगी। कंपनी ने बताया कि 4G और 5G सब्सक्राइबर बेस 12 करोड़ 89 लाख के आसपास पहुंच गया है। 5G सर्विसेज 83 शहरों में लॉन्च हो चुकी है। 4G कवरेज 86% से ज्यादा पॉपुलेशन तक पहुंच चुकी है। वित्त वर्ष 2026 कैपेक्स करीब 8,742 करोड़ रुपए रहा है। यानी नेटवर्क पर पैसा लग रहा है, लेकिन सवाल है क्या यह पर्याप्त है? क्योंकि टेलीकॉम में कमबैक बैलेंस शीट से शुरू हो सकता है, लेकिन कमबैक पूरा नेटवर्क से होता है और नेटवर्क की रेस में जियो और एयरटेल काफी आगे हैं। अब छठा मोड़, सब्सक्राइबर का डेटा क्या कहता है। अप्रैल 2026 में ट्राई के डेटा के मुताबिक मोबाइल सब्सक्राइबर बढ़े हैं। एयरटेल ने करीब 31 लाख मोबाइल यूजर जोड़े हैं, जियो ने 29 लाख मोबाइल यूजर जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने नेट एडिशन 53,000 यूजर्स का किया है। ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की हिस्ट्री देखते हुए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई सालों तक वोडाफोन आइडिया कस्टमर लॉस की कहानी थी। अब लॉस थमना भी सिग्नल है, लेकिन तुलना साफ है। जियो और एयरटेल लाखों में कस्टमर जोड़ रहे हैं, वोडाफोन आइडिया हजारों में। यानी पेशेंट आईसीयू से बाहर आया है, लेकिन मैराथन अभी शुरू नहीं हुई है। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर में भी जियो और एयरटेल बहुत आगे हैं। जियो के ब्रॉडबैंड यूजर करीब 512 मिलियन है, एयरटेल के करीब 362 मिलियन है, वोडाफोन आइडिया के 129 मिलियन। गैप बड़ा है। टेलीकॉम मार्केट में तीसरे नंबर पर होना समस्या नहीं है, बहुत दूर तीसरे नंबर पर होना समस्या है। अब सातवां मोड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इंडस टावर क्यों इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम नेटवर्क हवा में नहीं चलता, टावर्स पर चलता है। वोडाफोन आइडिया के लिए इंडस टावर्स सिर्फ वेंडर नहीं है, नेटवर्क बैकबोन है। इंडस टावर्स भारत की बड़ी टावर कंपनी है। वोडाफोन आइडिया उसके सबसे बड़े कस्टमर्स में रही है। एक समय इंडस टावर को वोडाफोन आइडिया से करीब 5,700 करोड़ रुपए पास्ट ड्यूज की उम्मीद थी। बाद में वोडाफोन आइडिया ने बैकलॉग का बड़ा हिस्सा चुकाया। इंडस टावर ने वित्त वर्ष 2025 में वोडाफोन आइडिया के पुराने बकाए मिलने की बात कही। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में वोडाफोन आइडिया से रिकवरी हुई और इंडस के ट्रेड रिसीवेबल घटे, यानी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई। मार्च एंड तक इंडस टावर के ट्रेड रिसीवेबल 4,939 करोड़ रुपए थे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और अनबिल्ड रेवेन्यू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी ड्यूज का पहाड़ पहले जैसा नहीं है, लेकिन वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल हेल्थ अभी भी इंडस टावर के लिए महत्वपूर्ण है। टावर कंपनी को पेमेंट चाहिए, टेलीकॉम कंपनियों को टावर चाहिए। दोनों की सांस एक दूसरे से जुड़ी है। वोडाफोन आइडिया कमजोर होगी तो इंडस पर प्रेशर, इंडस प्रेशर बनाएगा तो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क रोल आउट पर प्रेशर। इसलिए एजीआर रिलीफ, गवर्नमेंट इक्विटी फंडिंग और टैरिफ सुधार सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं, टावर इकोसिस्टम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आठवां मोड़, स्टॉक 52 हफ्तों की ऊंचाई पर क्यों गया। वोडाफोन आइडिया स्टॉक हमेशा न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि ये सिर्फ टेलीकॉम स्टॉक नहीं है, ये सर्वाइवल, पॉलिसी और होप तीनों की कहानी है।
जून 2026 में स्टॉक फ्रेश 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। एनएससी पर स्टॉक ने करीब 15 रुपए 9 पैसे का हाई छुआ। ट्रिगर क्या थे? इकरा रेटिंग अपग्रेड आया, सिटी ने हाई रिस्क लेवल हटाया, टारगेट प्राइस 17 रुपए तक कर दिया गया। एजीआर रिलीफ मिला, प्रमोटर कमिटमेंट दिखा, सब्सक्राइबर ट्रेंड थोड़ा सुधरा, 5G और कैपेक्स रोल आउट की उम्मीद बनी। लेकिन पूरी एनालिस्ट कम्युनिटी एक मत नहीं है। कुछ ब्रोकरेज अपसाइड देख रहे हैं, कुछ सतर्क हैं। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया की कहानी में होप भी बढ़ा है और होल भी बढ़ा है। अब नौवां मोड़, कुमार मंगलम बिरला की वापसी का मतलब क्या है? कुमार मंगलम बिरला का नाम वोडाफोन आइडिया की कहानी में सिर्फ प्रमोटर नेम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। जब वे चेयरमैन पद से हटे थे, मार्केट ने उसे नेगेटिव सिग्नल की तरह पढ़ा। जब मई 2026 में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में लौटे, मार्केट ने उसे प्रमोटर के कमिटमेंट की तरह पढ़ा है। लेकिन बिरला मैजिक बैंड नहीं चला सकते। टेलीकॉम ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें सिर्फ नाम से टर्न अराउंड हो जाए। यहाँ पैसा चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कस्टमर चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए और लगातार पेशेंस चाहिए। बिरला क्या कर सकते हैं? कैपिटल रोडमैप साफ कर सकते हैं, बैंक्स और लेंडर्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट को फोकस कर सकते हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स बचा सकते हैं, वेंडर इकोसिस्टम को पेमेंट विजिबिलिटी दे सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप केयरफुली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट शेयर होल्डर भी है, पॉलिसी मेकर भी है, सेक्टर स्टेबलाइजर भी है। अब वोडाफोन आइडिया की ताकत क्या है, यह भी समझ लीजिए। पहली ताकत, स्ट्रेटेजिक वैल्यू। भारत को तीसरा प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर चाहिए। सरकार शायद मार्केट को ड्यूओपोली में नहीं जाने देगी। वीआई का बने रहना कंपटीशन के लिए जरूरी है। दूसरी ताकत, ब्रांड की मेमोरी। वोडाफोन आइडिया और अब वीआई, इन नेम्स की रिकॉल अभी भी मौजूद है। तीसरी ताकत, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। इतने सालों के तनाव के बाद भी अभी भी कंपनी के पास बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। चौथी ताकत, आरपू में इंप्रूवमेंट की। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ रहा है। टैरिफ रिपेयर पूरी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। पांचवी ताकत, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, एजीआर रिलीफ मिला है, पेमेंट शेड्यूल आगे गया है। छठी ताकत, प्रमोटर री एंगेजमेंट। कुमार मंगलम बिरला की वापसी मार्केट को कॉन्फिडेंस सिग्नल देती है। तो ये बात हो गई ताकत की। अब कमजोरियां देखिए। गवर्नमेंट ड्यूज कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। स्पेक्ट्रम ड्यूज और एजीआर ऑब्लिगेशन अभी भी बड़े हैं। बैंकों का कर्ज हेडलाइन में छोटा दिख सकता है, लेकिन फ्यूचर कैपेक्स और गवर्नमेंट पेमेंट ऑब्लिगेशन असली चुनौती है। जियो और एयरटेल ने 5G रोल आउट में बड़ी ताकत बना ली है। टेलीकॉम कैपेक्स महंगा बिजनेस है। नेटवर्क सुधारने के लिए लगातार पैसा चाहिए। सब्सक्राइबर एडिशन अभी जियो और एयरटेल के मुकाबले बहुत छोटा है। सर्वाइवल के लिए इक्विटी आती है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डाइल्यूट होते हैं और इंडस टावर्स जैसे पार्टनर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखना जरूरी है। अब मौके देखिए। अगर इंडस्ट्री टैरिफ बढ़ाती है तो वोडाफोन आइडिया का आरपू और कैश फ्लो सुधर सकता है। अगर वोडाफोन आइडिया सेलेक्टेड हाई रेवेन्यू सर्कल में नेटवर्क बेहतर करती है तो प्रीमियम कस्टमर बच सकते हैं। अगर गवर्नमेंट, बैंक और लेंडर्स वोडाफोन आइडिया को बचाना चाहते हैं तो फंडिंग सपोर्ट की संभावना बनी रह सकती है। एंटरप्राइजेस बिजनेस, आईओटी, प्राइवेट नेटवर्क और क्लाउड पार्टनरशिप्स भविष्य का रेवेन्यू बना सकते हैं और सेमी अर्बन, रूरल मार्केट में आइडिया की पुरानी स्ट्रेंथ वोडाफोन आइडिया के काम आ सकती है। अब खतरे देख लीजिए, थ्रेट क्या है। जियो और एयरटेल की स्केल बहुत बड़ी है। फंडिंग डिले हुआ तो नेटवर्क गैप और बढ़ेगा। एजीआर या ड्यूज पर अनसर्टेनिटी वापस आई तो कॉन्फिडेंस टूट सकता है। टैरिफ ठीक ठाक नहीं बढ़े तो कैश जनरेशन कमजोर रहेगा। कस्टमर परसेप्शन बिगड़ा तो कस्टमर वापस लाना मुश्किल होगा। रिचार्ज प्लान से कस्टमर आता है, नेटवर्क एक्सपीरियंस से कस्टमर टिकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वोडाफोन आइडिया सच में लौट सकती है? इसका जवाब यस या नो में नहीं है। ये शर्तें लागू जैसी स्थिति है। वोडाफोन आइडिया तभी लौटेगी जब 5 चीजें साथ आएंगी। पहला, फंडिंग क्लोज हो, कहीं से पैसा आने की उम्मीद बने। दूसरा, नेटवर्क कैपेक्स ग्राउंड पर दिखे, ये दिखे कि यहां कंपनी कैपेक्स लगा रही है नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। तीसरा, आरपू लगातार बढ़े, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स लगातार बढ़ता रहे। चौथा, सब्सक्राइबर के लॉसेस
स्थायी रूप से रुकें और एडिशन मीनिंगफुल हो जाए। रुकना शुरू हो गया है, देखना यह होगा आने वाले महीनों में ये लॉसेस खत्म होते हैं या नहीं। पांचवा, डेट रीपेमेंट की विजिबिलिटी बने। अगर ये 5 चीजें साथ आईं तो वोडाफोन आइडिया की कहानी सर्वाइवल से रिकवरी में बदल सकती है। लेकिन अगर इनमें से 2 भी कमजोर रहीं तो मार्केट की उम्मीद फिर डाउट में बदल जाएगी। अब इन्वेस्टर और व्यूअर को क्या समझना चाहिए ये देखिए। वोडाफोन आइडिया नॉर्मल टेलीकॉम स्टॉक नहीं है, ये हाई रिस्क टर्न अराउंड स्टोरी है। इसमें पॉलिसी ट्रिगर है, गवर्नमेंट स्टेक है, एजीआर रिलीफ है, प्रमोटर की री एंट्री है, स्टॉक में रैली है, ब्रोकरेज की उम्मीदें हैं, साथ में गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, नेटवर्क का गैप है, कैश फ्लो का प्रेशर है, फ्यूचर का कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, डाइल्यूशन का रिस्क है, कंपटीशन है, एग्जीक्यूशन का रिस्क है। इसलिए इसे 52 हफ्तों की ऊंचाई पर देखकर समझना खतरनाक है, क्योंकि ये स्टोरी चार्ट से बड़ी है, बैलेंस शीट से बड़ी है। ये टेलीकॉम पॉलिसी, गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रमोटर के कॉन्फिडेंस और कस्टमर के एक्सपीरियंस की स्टोरी है। अब क्लियर कट बात, वोडाफोन आइडिया भारत की टेलीकॉम कहानी का वो किरदार है जिसे मार्केट बार बार खत्म मानता है और पॉलिसी बार बार कहानी में वापस ले आती है। कभी हज का भरोसा था, कभी आइडिया का मास कनेक्ट था, कभी वोडाफोन का ब्रांड था, फिर जियो का तूफान आया, मर्जर हुआ, एजीआर आया, डेट आया, सब्सक्राइबर्स का लॉस आया, गवर्नमेंट स्टेक आया, एफपीओ आया, एजीआर का रिलीफ आया, बिरला वापस आए। अब 52 हफ्ते की ऊंचाई पर खड़ा है ये स्टॉक, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। रिलीफ मिलना फर्स्ट स्टेप है, रिवाइवल अलग चीज है। गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन दी, प्रमोटर्स ने सिग्नल दिया है, मार्केट ने उम्मीद दिखाई है, लेकिन अब मरीज को चलना पड़ेगा, नेटवर्क सुधारना पड़ेगा, कस्टमर्स रोकने पड़ेंगे, आरपू बढ़ाना पड़ेगा, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ड्यूज संभालने होंगे, वेंडर्स को कॉन्फिडेंस देना होगा और जियो एयरटेल के सामने अपनी जगह फिर बनानी होगी। वोडाफोन आइडिया की कहानी में उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद ईएमआई पर है। हर क्वार्टर परफॉर्मेंस देना होगा, हर मंथ सब्सक्राइबर बचाना होगा, हर सर्किल में नेटवर्क इंप्रूव करना होगा, हर टैरिफ हाइक को रेवेन्यू में बदलना होगा और हर रिलीफ को रियल टर्न अराउंड में बदलना होगा। टेलीकॉम में सिर्फ स्पेक्ट्रम होने से जीत नहीं मिलती, नेटवर्क चाहिए, कैपिटल चाहिए, कस्टमर का ट्रस्ट चाहिए और समय चाहिए। वोडाफोन आइडिया के पास स्पेक्ट्रम है, ब्रांड है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, प्रमोटर का नाम है, लेकिन अब उसे सबसे मुश्किल चीज साबित करनी है, एग्जीक्यूशन। क्योंकि मार्केट स्टोरी खरीद सकता है, लेकिन कस्टमर सिग्नल खरीदता है और टेलीकॉम में आखिरी फैसला स्टॉक एक्सचेंज नहीं करता, आखिरी फैसला कस्टमर करता है। वो फोन उठाकर देखता है सिग्नल आ रहा है या नहीं, डेटा चल रहा है या नहीं, कॉल ड्रॉप हो रही है या नहीं, रिचार्ज का वैल्यू मिल रहा है या नहीं। वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर इसी छोटे से सवाल में छिपा है। क्या कस्टमर फिर कहेगा वेयर एवर आई गो वोडाफोन आइडिया फॉलोज, या वो कहेगा नेटवर्क नहीं आया मैं चला गया। यही वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी कहानी है और यही उसका सबसे बड़ा रिस्क है और यही उसका सबसे बड़ा मौका भी। यही है आज का क्लियर कट। कल फिर आता हूं किसी बड़ी खबर के पीछे की साफ तस्वीर आपके साथ लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। नमस्कार।